हेलो एवरीवन। आप सभी का एडवांस क्लासेस में स्वागत है। हम लोग पिछली क्लास में एसएचएम स्टार्ट किए हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन का इंट्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था। आज हमें बेसिकली फॉर्मली सिंपल हार्मोनिक मोशन स्टार्ट करना है। तो देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। लास्ट लेक्चर में हमने देखा होगा कि बेसिक आइडिया लगा था सिंपल हार्मोनिक मोशन का कि ऑसिलेटरी मोशन का जो स्पेशल केस है, ऑसिलेटरी मोशन का सिंपलेस्ट फॉर्म हमारा क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। तो आज फॉर्मली हम लोग स्टार्ट करते हैं। सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा ऑसिलेटरी मोशन कोई भी पार्टिकल कर रहा हो तो उसका सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म जो होता है ऑसिलेटरी मोशन का, वही क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा लीनियर भी हो सकता है, एंगुलर भी हो सकता है। यानी सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा एक स्ट्रेट पाथ पर भी हो सकता है और एक कर्व पाथ पर भी सिंपल हार्मोनिक मोशन पॉसिबल है। तो जब सिंपल हार्मोनिक मोशन, जब भी कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट पाथ पर करेगा तो उसे हम लोग लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। और किसी कर्व, किसी सर्कुलर पाथ पे अगर सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा तो उसे हम लोग क्या नाम दे देंगे, एंगुलर एसएचएम, एंगुलर सिंपल हार्मोनिक मोशन कहेंगे। लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन का इस चैप्टर में हमारे सिलेबस में क्या है, कौन सा टॉपिक एग्जाम्पल में है, स्प्रिंग मास सिस्टम हमारा क्या होगा, सिंपल लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा। जैसे मैं एग्जांपल दूं, इसका एसएचएम का पार्ट हम लोग थोड़ा बहुत वर्क पावर में डिस्कस पहले भी कर चुके हैं। मैं कह रहा हूं हमारे पास में एक स्प्रिंग है, ये एक ब्लॉक से कनेक्टेड है, इस ब्लॉक का मास m है, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है। मैं एक बार बोल दे रहा हूँ, ये सारा डिस्कशन हो चुका है एसएचएम में, सॉरी वर्क पावर में पहले। अगर मैं इस ब्लॉक को यहाँ से रिलीज करूँ तो अभी फोर्स लग रहा है mg, स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पर है तो स्प्रिंग में कोई एक्सटेंशन कंप्रेशन है नहीं। तो mg फोर्स की वजह से रिलीज करते ब्लॉक कहाँ आएगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन करेगा। और ब्लॉक जैसे डाउनवर्ड डायरेक्शन में मोशन स्टार्ट करेगा, स्प्रिंग में क्या आएगा, एक्सटेंशन। एक्सटेंशन आते ही क्या आ जाएगा, स्प्रिंग फोर्स ऊपर की तरफ जो नेट फोर्स को घटाएगा। फिर लगातार नेट फोर्स घटते घटते पार्टिकल नीचे आएगा, एक इक्विलिब्रियम का कंडीशन आएगा जहां पर पार्टिकल क्या करेगा, मैक्सिमम स्पीड अचीव कर चुका होगा। उसके बाद नेट फोर्स भले ही जीरो बन गया इक्विलिब्रियम पोजीशन पर, लेकिन वेलोसिटी अभी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो कि मैक्सिमम वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को लेकर ये नीचे बढ़ेगा। जैसे नीचे और बढ़ेगा, mg तो चेंज हो नहीं रहा है, स्प्रिंग फोर्स और बढ़ेगा, अब नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगना स्टार्ट हो गया। लगातार पार्टिकल ऐसे एसएचएम करता रहता है। तो ये स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का लीनियर एसएचएम हम लोग थोड़ा बहुत डिस्कस कर भी चुके हैं वर्क पावर में, और इस चैप्टर में और भी इंफॉर्मेशन हमें स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का आगे डिस्कस करना है। ठीक इसी तरीके से एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल क्या होगा, तो एंगुलर एसएचएम का एग्जांपल है सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम क्या होता है, अगर हमारा पेंडुलम जो है ना, स्ट्रिंग और बॉब का अरेंजमेंट एक वर्टिकल सर्कल पे मूव करे तो ऐसे हम लोग अरेंजमेंट को क्या नाम देते हैं, सिंपल पेंडुलम कहेंगे। ऐसे मोशन को सिंपल पेंडुलम कहेंगे। और इस सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, ये सब हमें इस चैप्टर में डिस्कस करना है। तो आगे चल के एंगुलर एसएचएम भी स्टार्ट करेंगे। तो इस चैप्टर में मेनली हमें दो टॉपिक मेनली डिस्कस करना है। एक तो स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ये कैसा एसएचएम करेगा, लीनियर एसएचएम कर रहा होगा। दूसरा सिंपल पेंडुलम, जो एंगुलर एसएचएम या सर्कुलर पाथ पर एसएचएम कर रहा होगा वर्टिकल सर्कल में, इसके टाइम पीरियड वगैरह का डिस्कशन करेंगे। इसके टाइम पीरियड वगैरह में वेरिएशन भी डिस्कस करना है। यानी बेसिकली हमारे पास में सिंपल हार्मोनिक मोशन दो टाइप के, एक है लीनियर एसएचएम, दूसरा है एंगुलर एसएचएम। जब सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑसिलेटरी मोशन हमारा एक स्ट्रेट पाथ पर होने लगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, लीनियर एसएचएम। जब ऑसिलेटरी मोशन हमारा एक एंगुलर पाथ पर यानी सर्कुलर पाथ वगैरह पे होने लगे तो ऐसे एसएचएम को हम लोग क्या नाम दे देंगे, एंगुलर एसएचएम। जैसे एग्जांपल में क्या दे रहा हूँ, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम होता क्या है, स्ट्रिंग और बॉब का अरेंजमेंट अगर वर्टिकल सर्कल पे मूव कर रहा है तो ऐसे अरेंजमेंट को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड क्या होगा, ये हमें डिस्कस करना है। टाइम पीरियड का वेरिएशन कैसे होगा, ये डिस्कस करना है। स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम का टाइम पीरियड क्या होगा, इसका वेरिएशन कैसे होगा, ये कैसे कैसे चेंजेस आएंगे इसमें, ये सब हमें डिस्कस करना है। आगे इस चैप्टर में धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। पर अभी के लिए हम लोग क्या स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले कि लीनियर एसएचएम, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है। हमें इतना तो बेसिक आइडिया लग गया ना कि लीनियर एसएचएम का मतलब क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन अगर स्ट्रेट पाथ पर हो। लीनियर एसएचएम के बारे में अगर मैं एक लाइन में लिखूं तो एसएचएम सिंपल हार्मोनिक मोशन ऑन अ स्ट्रेट पाथ। अगर स्ट्रेट पाथ पर सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा हो रहा होगा ना, तो ऐसे एसएचएम को हम लोग क्या नाम देंगे, लीनियर एसएचएम कहेंगे।
अब लीनियर एसएचएम में क्या क्या टर्म डिफाइन करने हैं, एक एक टर्म ध्यान से देखते हुए चलना। एंगुलर एसएचएम आएगा तो उसे भी डिफाइन करेंगे। मैं कह रहा हूं हमारे पास में एक स्ट्रेट पाथ है, कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करना चाहता है ना, कभी भी कोई भी पार्टिकल अगर हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन करना चाहता है तो वो कंफर्म कहीं ना कहीं पे क्या होना चाहिए, इक्विलिब्रियम पोजीशन पे होना चाहिए। इक्विलिब्रियम पोजीशन कहो या इसी को हम लोग मीन पोजीशन भी कहते हैं। मैं क्या कह रहा हूं, इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन पे होना चाहिए। यानी अगर पार्टिकल को लीनियर एसएचएम करना है तो उसका कहीं ना कहीं कोई ना कोई एक ऐसा पोजीशन आना चाहिए जहां पर वो इक्विलिब्रियम में या मीन पोजीशन पर रहे। अच्छा, इक्विलिब्रियम का मतलब क्या है कि इस पोजीशन पे पार्टिकल पे नेट फोर्स जो लगेगा ना, वो नेट फोर्स कितना बनकर आ जाएगा, जीरो। तो अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम में हो तब ये एसएचएम कर भी सकता है, नहीं भी कब करेगा वो हम लोग धीरे धीरे डिस्कस कर रहे हैं। मान लिया पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन में था, अब पार्टिकल को मैं इक्विलिब्रियम पोजीशन से पॉजिटिव एक्स की तरफ एक्स डिस्प्लेसमेंट दे दिया, पार्टिकल यहां कहीं आ गया है। और अगर पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट दिया गया एक्स और पार्टिकल को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट एक्स दिया गया है, और पार्टिकल पे जो रीस्टोरिंग, ये सब डिफिनेशन दे चुका हूं मैं पिछले लेक्चर में ही, पार्टिकल पे जो रीस्टोरिंग फोर्स आया है अगर वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट या इक्विलिब्रियम की तरफ आ रहा हो तब ये पार्टिकल एसएचएम करने के लायक बन चुका है। अब मैं जैसे जैसे मुझे पता है मैंने यहाँ से पार्टिकल को डिस्प्लेस किया, कुछ ना कुछ यहाँ पर पार्टिकल को क्या प्रोवाइड किया होगा, इस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे पार्टिकल को कुछ ना कुछ वेलोसिटी प्रोवाइड किया है। ये वेलोसिटी लेके जैसे पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स हुआ ना, पार्टिकल पे रीस्टोरिंग फोर्स कैसे लगना स्टार्ट हो गया, लेफ्ट डायरेक्शन में। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स वेलोसिटी को लगातार क्या कर रहा होगा, डिक्रीज कर रहा होगा, पर वेलोसिटी होने की वजह से पार्टिकल अभी भी राइट डायरेक्शन में जाएगा, और राइट डायरेक्शन में जाते जाते एक ऐसा एक्सट्रीम पोजीशन आएगा ना जहां पर पार्टिकल का वेलोसिटी क्या बन जाएगा, जीरो। अच्छा, पार्टिकल का वेलोसिटी यहाँ जीरो बना, मेरा सवाल है क्या रीस्टोरिंग फोर्स भी जीरो बन चुका होगा, नहीं। हमने पढ़ा है ना पिछली क्लास में ही कि एसएचएम के लिए रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। तो जैसे जैसे इक्विलिब्रियम से पार्टिकल दूर जाता जाता है उसका रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ता रहेगा, और रीस्टोरिंग फोर्स बढ़ते बढ़ते एक्सट्रीम पोजीशन पे तो रीस्टोरिंग फोर्स क्या हो चुका होगा, मैक्सिमम हो चुका होगा, जिसका डायरेक्शन इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन की तरफ है। जैसे ही पार्टिकल का वेलोसिटी जीरो हुआ, एक इंस्टेंट के लिए पार्टिकल रेस्ट में आएगा, और अगले ही इंस्टेंट पे पार्टिकल क्या होगा, इक्विलिब्रियम की तरफ मोशन स्टार्ट करेगा। तो मैं कहूंगा एक्सट्रीम पोजीशन पर पार्टिकल हमारा इंस्टेंटेनियसली क्या आ जाएगा, रेस्ट में आएगा, और पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आने के बाद अब अगला क्या करेगा, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मोशन स्टार्ट करेगा। और जैसे जैसे पार्टिकल इक्विलिब्रियम की पोजीशन की तरफ चलेगा, वेलोसिटी भी किधर है पार्टिकल का, लेफ्ट में, फोर्स भी किधर है, लेफ्ट में, यानी इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ लगातार वेलोसिटी या स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। पर जैसे जैसे पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ जाएगा, इक्विलिब्रियम से डिस्टेंस, इसका डिस्प्लेसमेंट कम होता रहेगा, तो रीस्टोरिंग फोर्स लगातार डिक्रीज करते करते जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम पोजीशन पर पहुंचा होगा तब तक इसका वेलोसिटी मैक्सिमम हो चुका होगा। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी हो चुका है ना, लेकिन इक्विलिब्रियम पे दोबारा नेट फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स हमारा क्या बन जाएगा, जीरो। ये मैक्सिमम वेलोसिटी लेके अब पार्टिकल कहाँ जाएगा, लेफ्ट डायरेक्शन में, और ये मैक्सिमम वेलोसिटी लेकर पार्टिकल जैसे जैसे लेफ्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा, और जैसे ही डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा पार्टिकल का लेफ्ट डायरेक्शन में ना, लेफ्ट डायरेक्शन में जैसे ही पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट एक्स होगा, इस पर रीस्टोरिंग फोर्स कैसे स्टार्ट करने लगेगा, राइट डायरेक्शन में, यानी इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन की तरफ रीस्टोरिंग फोर्स लगने लगा। अब पार्टिकल का वेलोसिटी तो है लेफ्ट डायरेक्शन में, फोर्स है राइट डायरेक्शन में, लगातार स्पीड डिक्रीज होगा। स्पीड डिक्रीज होते होते जब पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर पहुंचेगा ना, तब इसका स्पीड इंस्टेंटेनियसली दोबारा से क्या आ जाएगा, जीरो, यानी पार्टिकल इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आ जाएगा। और इस एक्सट्रीम पोजीशन पे पार्टिकल पे लगने वाला रीस्टोरिंग फोर्स हमारा दोबारा से क्या हो चुका होगा, मैक्सिमम। और यहाँ इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आने के बाद अगले ही इंस्टेंट पे पार्टिकल दोबारा इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ मूव करेगा, और लगातार इस पाथ पर पार्टिकल मूव करता रहेगा। और अगर ये पार्टिकल लगातार इस पाथ पर अपने आप को रिपीट कर रहा हो, इक्विलिब्रियम के अराउंड टू एंड फ्रो मोशन कर रहा हो, और रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन रहे, तो मैं कहूंगा ये पार्टिकल क्या स्टार्ट कर चुका है, सिंपल हार्मोनिक मोशन। और क्योंकि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन एक स्ट्रेट पाथ पर हो रहा है, तो ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन को हम लोग नाम भी क्या दे देते हैं, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर एसएचएम कहते हैं। ये मैंने एक बेसिक इंट्रो दे दिया, लीनियर एसएचएम पार्टिकल कैसे करेगा। इन सब बातों से
अब मुझे समझ में आ गया। अगर मुझसे कोई पूछे कि जरा बताओ कंडीशन क्या होगा सिंपल हार्मोनिक मोशन, लीनियर सिंपल हार्मोनिक मोशन के लिए क्या कंडीशन होना चाहिए, तो अगर मैं कंडीशन लिखने पे आऊँ ना, ये कंडीशन वैसे बिना चैप्टर पढ़ाए हुए मैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में क्वेश्चन आते हैं लीनियर एसएचएम वगैरह के, एंगुलर एसएचएम के, तो वहां मैं कंडीशन पहले ही बोल चुका हूँ। मुझसे कोई पूछे कि जरा बताना कि लीनियर एसएचएम के लिए क्या कंडीशन बनेगा, तो लीनियर एसएचएम का मैं कंडीशन कह सकता हूँ कि रीस्टोरिंग फोर्स का जो डायरेक्शन है ना, वो डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट या इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ होना चाहिए। पहला एक तो ये समझ में आ गया। दूसरा कंडीशन क्या समझ में आया, इक्विलिब्रियम पोजीशन होना चाहिए। अब मन में आया ना, अगर इक्विलिब्रियम है तो हमने तो वर्क पावर में पढ़ा इक्विलिब्रियम हमारा स्टेबल भी होता है, अनस्टेबल भी होता है, न्यूट्रल, तो यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम है, तो इक्विलिब्रियम की प्रॉपर्टी हमने स्टेबल इक्विलिब्रियम पढ़ा था। अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से पार्टिकल को डिस्प्लेस किया जाए और रिस्टोरिंग फोर्स इक्विलिब्रियम की तरफ यानी डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट आ जाए, तो कैसा इक्विलिब्रियम होता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम होगा। यानी एसएचएम का जो पहला कंडीशन हमें समझ में आया ना कि हमारा जो इक्विलिब्रियम है वो कैसा इक्विलिब्रियम होना चाहिए, स्टेबल इक्विलिब्रियम होना चाहिए। अच्छा, स्टेबल इक्विलिब्रियम का मतलब ही क्या है कि रीस्टोरिंग फोर्स, इसका मतलब क्या है कि डायरेक्शन ऑफ जो रीस्टोरिंग फोर्स है, डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स जो है ना, वो हमारा क्या होना चाहिए, ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, opposite to the direction of displacement, opposite to the direction of displacement, या मैं कह दूं और towards mean position और equilibrium position, towards equilibrium position। ये पहला कंडीशन, यानी हमारा इक्विलिब्रियम कैसा होना चाहिए, स्टेबल। और दूसरा कंडीशन है फॉर स्मॉल डिस्प्लेसमेंट, for small displacement x from mean position, for small displacement from mean position, restoring force will be directly proportional to displacement होना चाहिए। और अगर मैं इन दोनों बातों को समराइज करके लिखता हूं ना, तब हमारे पास में कंडीशन आता है कि रीस्टोरिंग फोर्स वेक्टर फॉर्म में लिखूं होना चाहिए माइनस के एक्स। ये नेगेटिव साइन क्या बता रहा है कि डायरेक्शन ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, और रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट है। और के को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, एसएचएम कांस्टेंट। के को क्या नाम दिया जाता है, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है जिसका नाम देते हैं हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन कांस्टेंट। या स्प्रिंग, जब स्प्रिंग में यही फोर्स लगता है तो वहां मैं स्प्रिंग कांस्टेंट भी कह देता हूं। बेसिकली एसएचएम कांस्टेंट या स्प्रिंग के लिए अगर मैं बात करूं, जब स्प्रिंग एसएचएम करेगा तो उसके लिए एसएचएम कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये हमने इंट्रोडक्शन देखा लीनियर एसएचएम का कैसे क्या हो रहा है। और लीनियर एसएचएम के लिए मुझसे कोई पूछे क्या कंडीशन है, एक तो इक्विलिब्रियम स्टेबल होना चाहिए, दूसरा रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होना चाहिए। इन दोनों बातों को मैं एक साथ समराइज करूं तो मैं कहूंगा रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ के टाइम एक्स, यानी नेगेटिव साइन हमें इंडिकेट कर रहा है कि रीस्टोरिंग फोर्स का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है, और मैग्नीट्यूड ऑफ रीस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम इक्विलिब्रियम पोजीशन है। ये हमने इंट्रोडक्शन देख लिया है लीनियर एसएचएम कर रहे पार्टिकल का। अब अगर कोई भी पार्टिकल लीनियर एसएचएम कर रहा है तो उसके लिए कुछ हम लोग बेसिक टर्मिनोलॉजी, बेसिक डेफिनेशंस देखते हैं। अब एक एक करके हम लोग देख रहे हैं बेसिक क्या डेफिनेशन है। पहला डेफिनेशन तो रीस्टोरिंग फोर्स ही है ना, तो रीस्टोरिंग फोर्स के बारे में मैंने कल भी बोला था, आज भी बोला है, मैं बार बार कह सकता हूं कि हमारा जो रीस्टोरिंग फोर्स है वो रीस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए, माइनस के एक्स के इक्वल होना चाहिए। हमारा रीस्टोरिंग फोर्स किसके इक्वल होना चाहिए, माइनस के एक्स के इक्वल होना चाहिए। अच्छा, यहाँ बताना के क्या है, जो अभी थोड़ी देर पहले भी नाम मैंने लिया था, के को हम लोग कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन कांस्टेंट, एसएचएम कांस्टेंट कहते हैं। अच्छा, अगर मैं के का फार्मूला लिखना चाहूँ तो के बेसिकली है क्या, तो के हमारा है रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। वेक्टर फॉर्म में डिवीजन नहीं हो सकता, दो वेक्टर का डिवीजन नहीं पॉसिबल है, तो जब एसएचएम कांस्टेंट लिखेंगे तो मैग्नीट्यूड लिखूंगा मैं रीस्टोरिंग फोर्स अपॉन डिस्प्लेसमेंट। अगर मैं
इस एसएचएम कांस्टेंट का यूनिट पूछो ना कि इस एसएचएम कांस्टेंट का यूनिट क्या है, तो फोर्स का यूनिट होता न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट का यूनिट होगा मीटर, यानी एसएचएम कांस्टेंट का जो एसआई यूनिट है वो एसआई यूनिट हमारा क्या है, न्यूटन पर मीटर। या अगर मैं इसका डायमेंशन कैलकुलेट करने की कोशिश करूं कि हमारे रीस्टोरिंग फोर्स के एसएचएम कांस्टेंट का डायमेंशन क्या होगा, तो न्यूटन का डायमेंशन क्या है, हमने रटा हुआ mlt-2 अपॉन मीटर कितना l, सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा mt-2। हमारा k का यूनिट आ गया न्यूटन पर मीटर, डायमेंशन आ गया mt-2। सबसे पहला टर्म हमने क्या डिफाइन किया, रीस्टोरिंग फोर्स। नेक्स्ट टर्म हमें क्या डिफाइन करना है, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। मीन और इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, वो पोजीशन जहां पे x इज इक्वल टू जीरो, क्या हमारा मीन पोजीशन है, नहीं। मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन का मतलब है हमारा जिस भी पोजीशन पर नेट फोर्स जीरो हो उस पोजीशन को मीन पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। पोजीशन एट विच नेट फोर्स बिकम्स जीरो, दैट इज जिस भी x के वैल्यू के लिए नेट फोर्स जीरो होगा वो हमारा मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन बनेगा। अब जरा ध्यान देना, इन जनरल जब हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ते हैं ना, तो जो मीन पोजीशन अज्यूम करते हैं वो x इज इक्वल टू जीरो को ही हम लोग क्या अज्यूम कर लेते हैं, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन। यानी x इज इक्वल टू जीरो पे ही जनरली हम लोग रिस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स कितना मानते हैं, जीरो। ठीक है ना। पर क्या ये कंपलसरी है कि x इज इक्वल टू जीरो ही हमारा इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन हो, नहीं, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। मीन पोजीशन के लिए सिर्फ कंडीशन इतना है कि हमारा नेट फोर्स या रिस्टोरिंग फोर्स क्या होना चाहिए उस पॉइंट पर, जीरो। तो वो पॉइंट हमारा मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन होगा। जैसे मैं छोटे एक दो क्वेश्चन कराऊं, मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, फाइंड मीन पोजीशन। मैं कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूँ, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना, मीन पोजीशन। जैसे पहला सवाल दे दिया, हमें रीस्टोरिंग फोर्स गिवन है -k(x-3). मैं कह रहा हूं अगर हमारे पास में रीस्टोरिंग फोर्स ये है तो जरा बताओ मीन पोजीशन क्या होगा। मीन पोजीशन x इज इक्वल टू जीरो नहीं, मीन पोजीशन वो पोजीशन है, वो x का वैल्यू जहां पर हमारा रीस्टोरिंग फोर्स या नेट फोर्स क्या बन जाएगा, जीरो। तो यहां पर अगर मैं रीस्टोरिंग फोर्स को जीरो कर दूं तो देखना किसको जीरो करूंगा, -k(x-3) इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू हमारा कितना कैलकुलेट हो जाएगा, 3। यानी इस बार हमारा मीन पोजीशन क्या है, x इज इक्वल टू 3 है। मैं एक और क्वेश्चन दे रहा हूं, जैसे ये दे दूं, रीस्टोरिंग फोर्स इज इक्वल्स टू -2k(2x+6). मैं ये इक्वेशन दे दूं, मैं कहूं रीस्टोरिंग फोर्स या मीन पोजीशन निकालो, तो मीन पोजीशन के लिए रीस्टोरिंग फोर्स कितना होना चाहिए, जीरो। इसको जीरो करूंगा तो 2x+6 इज इक्वल टू जीरो, यानी x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, -3। तो हमारा इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन जनरली x इज इक्वल टू जीरो होता है। बाकी x का पॉजिटिव कोऑर्डिनेट्स भी हो सकता है इक्विलिब्रियम, x का नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स, कोई भी कोऑर्डिनेट्स हमारा मीन या इक्विलिब्रियम पॉसिबल है। ये मैंने दूसरा टर्म, पहला टर्म क्या डिफाइन किया था, तो फर्स्ट टर्म हमने रीस्टोरिंग फोर्स देखा, सेकंड टर्म हम लोगों ने क्या देखा है, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या होगा, जिस भी पोजीशन पे रीस्टोरिंग फोर्स हमारा जीरो बन जाएगा उस पोजीशन को हम लोग क्या नाम दे देते हैं, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन कहेंगे। नेक्स्ट डेफिनेशन है एम्पलीट्यूड। अगर कोई भी पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो, सिंपल हार्मोनिक मोशन लीनियर पाथ पे कर रहा हो, तो एम्पलीट्यूड क्या होगा। एम्पलीट्यूड बेसिकली हम लोग कहते हैं ना, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा पार्टिकल का, चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ या नेगेटिव एक्सट्रीम की तरफ, उस मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को क्या नाम दिया जाता है, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या होगा, तो अगर मैं लिखना चाहूँ ना तो मैं लिखूंगा मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो होगा पार्टिकल का वो हमारा क्या होगा, एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड का नोटेशन जो हम लोग कैसे देते हैं, यानी एक तरीके का डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट है, इसका नोटेशन हम लोग देते हैं ए। और अगर मैं बनाना चाहूँ ना डायग्राम में कि एम्पलीट्यूड क्या है, जैसे मैं कहता हूं मीन पोजीशन जनरली हम लोग क्या मानते हैं, x इज इक्वल टू जीरो।
तो इसका डिस्प्लेसमेंट हमें पता है मीन पोजीशन से पॉजिटिव डायरेक्शन में भी होगा, नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा। तो पॉजिटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है, यानी एक्सट्रीम पोजीशन का अगर मैं कोऑर्डिनेट्स पूछूं, अगर इक्विलिब्रियम या मीन पोजीशन x इज इक्वल टू 0 है, तो एक पॉजिटिव है, ये कौन सा एक्सट्रीम है, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम का कोऑर्डिनेट्स हमारा बन जाएगा x इज इक्वल्स टू प्लस ए। और ऐसे नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट होगा, और नेगेटिव डायरेक्शन में जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है यानी नेगेटिव एम्पलीट्यूड जो बनेगा या नेगेटिव एक्सट्रीम जो हमारा बनने वाला है ना, उसका कोऑर्डिनेट्स कितना बनकर आ जाएगा, x इज इक्वल्स टू माइनस ए। लेकिन ये कोऑर्डिनेट्स कब है, जब हमारा क्या रहेगा, मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन हो। मीन या इक्विलिब्रियम पोजीशन क्या हो, x इज इक्वल टू 0, तो पॉजिटिव एक्सट्रीम का कोऑर्डिनेट बनेगा x इज इक्वल्स टू प्लस ए, नेगेटिव एक्सट्रीम का कोऑर्डिनेट्स बनेगा x इज इक्वल्स टू माइनस ए। एम्पलीट्यूड एक तरीके का डिस्टेंस है, तो इसका यूनिट क्या होगा, मीटर, और डायमेंशन क्या होगा, l। नेक्स्ट टर्म हमें डिफाइन करना वन साइकिल और वन पल्स। वन साइकिल क्या होगा, पार्टिकल जब इक्विलिब्रियम करना स्टार्ट करे, तो जब एक राउंड वो कंप्लीट कर लेगा ना, उस पूरे एक राउंड को हम लोग क्या नाम देते हैं, वन साइकिल। जैसे मैं बात करूं, अगर मान लिया पार्टिकल हमारा कहां से एसएचएम करना स्टार्ट करता, इक्विलिब्रियम पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट करे, और ये भी अज्यूम कर लेता हूं पार्टिकल इक्विलिब्रियम से कहीं भी जा सकता है, कहीं से भी स्टार्ट कर सकता है, मैंने मान लिया, ताकि वन साइकिल को मैं इजीली डिफाइन कर सकूं। तो वन साइकिल या वन पल्स होता है, साइकिल अगर पार्टिकल अगर इक्विलिब्रियम पोजीशन से ऑसिलेशन स्टार्ट कर रहा है ना, और वो पॉजिटिव एक्सट्रीम की तरफ गया, तो इक्विलिब्रियम से कहां है, इक्विलिब्रियम यानी x इज इक्वल्स टू 0 से वो कहां पर आए, पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी x इज इक्वल्स टू प्लस ए पर आया। ये क्या है, पॉजिटिव एक्सट्रीम। एक साइकिल का मतलब जहां से चला था वही वापस आ जाए। अब पॉजिटिव एक्सट्रीम पर अगर आया तो अब दोबारा कहां जाएगा, इक्विलिब्रियम पे। अब पॉजिटिव एक्सट्रीम से दोबारा x इज इक्वल टू 0 यानी इक्विलिब्रियम के पोजीशन पर आए। अच्छा, जब गया था तो वेलोसिटी राइट डायरेक्शन में ना, वापस आएगा तो वेलोसिटी लेफ्ट डायरेक्शन में होगा। क्या एक राउंड कंप्लीट हुआ, नहीं, पोजीशन तो सेम आ गया, पर वेलोसिटी जाने के टाइम था राइट में, वापस आने के टाइम है लेफ्ट में। तो एक राउंड एक साइकिल तभी कंप्लीट मैं कहूंगा जब पोजीशन भी सेम रहे और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी भी क्या हो जाए, सेम। तो अभी एक राउंड कंप्लीट नहीं हुआ है। अब पार्टिकल इस x इज इक्वल टू 0 के पोजीशन से नेगेटिव एक्सट्रीम यानी x इज इक्वल टू माइनस ए पे आएगा। ये कहां पर आ गया, इक्विलिब्रियम से अब दोबारा नेगेटिव एक्सट्रीम पर आया है। अब नेगेटिव एक्सट्रीम पर क्या एक राउंड कंप्लीट हुआ, नहीं। अब नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा पार्टिकल कहां आएगा, इक्विलिब्रियम पे। नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा पार्टिकल इक्विलिब्रियम यानी x इज इक्वल टू 0 पर आएगा। और जब नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा पार्टिकल x इज इक्वल टू 0 पर आएगा ना, तब इसका वेलोसिटी दोबारा से पोजीशन भी x इज इक्वल टू 0 बना, वेलोसिटी का डायरेक्शन भी राइट बना। तो इस पूरे प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे कि हमारा क्या है, वन साइकिल या वन राउंड कंप्लीट हो चुका है। तो अगर मैं कह रहा हूं पार्टिकल हमारा इक्विलिब्रियम से पॉजिटिव डायरेक्शन में चलना स्टार्ट किया था, तो वन साइकिल बेसिकली है क्या, इक्विलिब्रियम से पॉजिटिव एक्सट्रीम, पॉजिटिव एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम से नेगेटिव एक्सट्रीम, नेगेटिव एक्सट्रीम से जब दोबारा से इक्विलिब्रियम पर आएगा, तब मैं कहूंगा हमारा वन साइकिल या वन राउंड कंप्लीट हो चुका है। इसे वन साइकिल या वन पल्स कहते हैं। आगे भी सुनना, और आगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। अच्छा बताना, जब पार्टिकल इक्विलिब्रियम से पॉजिटिव एक्सट्रीम गया तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना, ए। पॉजिटिव एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम में आएगा तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, ए। इक्विलिब्रियम से नेगेटिव एक्सट्रीम गया तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए। नेगेटिव एक्सट्रीम से दोबारा इक्विलिब्रियम में आया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए। तो अगर मैं बात करूं कि पार्टिकल एक साइकिल में टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 4a। तो मैं याद करना चाहूं तो डायरेक्टली भी याद कर सकता हूं, क्या, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय पार्टिकल इन वन साइकिल। एक साइकिल में जो पार्टिकल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा वो डिस्टेंस हमारा कितना बनने वाला है, 4a के इक्वल होगा। अच्छा, मैं पूछूं डिस्प्लेसमेंट कितना होगा एक साइकिल में, तुम कहोगे सर एक साइकिल में इनिशियल पोजीशन भी इक्विलिब्रियम था, फाइनल पोजीशन भी क्या है, इक्विलिब्रियम है, तो एक साइकिल में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना बनेगा, 0। क्या कह रहा हूं मैं, डिस्प्लेसमेंट इन वन साइकिल विल बी, एक साइकिल में डिस्प्लेसमेंट कितना होगा, 0 का, और डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया है पार्टिकल, 4a।
नेक्स्ट टर्म हमें डिफाइन करना है टाइम पीरियड यानी कैपिटल टी। टाइम पीरियड क्या होता है? अब ये एक साइकिल कंप्लीट करने में, एक पल्स कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगा है उस टाइम को हम लोग क्या नाम दे देंगे? टाइम पीरियड। यानी टाइम टेकन टू कंप्लीट वन साइकिल, एक साइकिल कंप्लीट करने में जो भी टाइम लगा होगा उस टाइम को हम लोग क्या नाम दे देंगे? टाइम पीरियड टी कहेंगे। अच्छा बताना, एक साइकिल का अगर टाइम पीरियड टी है, टाइम टी है, तो जरा बताना इक्विलिब्रियम से जब मैं पॉजिटिव एक्सट्रीम आया हूं तो टाइम 1/4 लगा होगा यानी t/4। पॉजिटिव एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम में आया हूं तब भी टाइम कितना लगा होगा? t/4। इक्विलिब्रियम से नेगेटिव एक्सट्रीम आया हूं तब भी टाइम कितना लगा होगा? t/4। नेगेटिव एक्सट्रीम से इक्विलिब्रियम आया हूं तब भी टाइम हमारा कितना लगा होगा? t/4 टाइम हमारा लग रहा होगा। तो ये मैंने टाइम बता दिया। टाइम पीरियड होता क्या है? एक राउंड कंप्लीट करने में जो टाइम लगेगा उस टाइम को हम लोग क्या नाम दे रहे हैं? टाइम पीरियड कह रहे हैं। नेक्स्ट बढ़े आगे के डेफिनेशन पे चलें। क्या डेफिनेशन है हमारे पास में? तो नेक्स्ट डेफिनेशन है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को जनरली हम लोग एफ पर कहीं कहीं किसी न किसी बुक में, कुछ ना कुछ बुक्स में क्या लिखा होता है? एन भी डिनोट किया होता है, पर हम लोग एफ लिखेंगे। फ्रीक्वेंसी क्या होता है? तो फ्रीक्वेंसी का एक बेसिक डेफिनेशन है नंबर ऑफ साइकिल, नंबर ऑफ पल्स पर सेकंड। एक साइकिल में वो एक सेकंड में कितनी बार वो अपने राउंड कंप्लीट करेगा, उसी को हम लोग क्या नाम देते हैं? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी है क्या? नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, पर सेकंड टोटल नंबर ऑफ ट्रेवल साइकिल क्या होगा? फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का एक स्टैंडर्ड फार्मूला है 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? 1 टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी का एक बहुत फेमस यूनिट है हर्ट्स। फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होता है? हर्ट्स, यानी HZ से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है एंगुलर फ्रीक्वेंसी का नोटेशन हम लोग देते हैं ओमेगा। सर्कुलर मोशन में जो एंगुलर वेलोसिटी है SH में वही क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2πf, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक फार्मूला होता है 2π टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट फार्मूला हमारे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी 2πf, या एंगुलर फ्रीक्वेंसी का दूसरा फार्मूला 2π/t यानी टाइम पीरियड है। अगर मैं पूछूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट क्या होगा, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का यूनिट होगा रेडियन पर सेकेंड। अच्छा मैं पूछ लूं एंगुलर फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होगा, तो रेडियन तो डायमेंशनलेस है यानी t⁻⁻1। ये नेक्स्ट टर्म हमने क्या डिफाइन कर दिया? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला टर्म डिफाइन करते हैं एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। अभी हमने क्या देखा? अगर पार्टिकल हमारा SHM कर रहा तो उसके पास में क्या है? SHM कर रहे पार्टिकल के पास में क्या होता है? तो अभी हमने देखा ना, अगर पार्टिकल हमारा SHM कर रहा हो तो जब पार्टिकल SHM करेगा तो SHM कर रहे पार्टिकल के पास में क्या था? रीस्टोरिंग फोर्स। अगर फोर्स है जब पार्टिकल SHM कर रहा है तो कंफर्म उसके पास में क्या रहेगा? एक्सेलरेशन भी रहेगा। अब एक्सेलरेशन क्या होगा, कैसे कैलकुलेट करेंगे, ध्यान देना। अच्छा मैं एक्सेलरेशन निकालना सिखा रहा हूं। अभी हम लोगों ने पढ़ा रीस्टोरिंग फोर्स का फार्मूला क्या होता है? -kx। अच्छा फोर्स क्या होता? मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन कितना आ गया? -k/m इंटू एक्स। और ये जो k/m है ना, इसको हम लोग ओमेगा स्क्वायर कहते हैं। लिखते रहना, अभी फार्मूला में लिखवा रहा हूं। तो एक तो एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का फार्मूला निकल कर आ गया है -ω²x, और दूसरा हमें एक नया फार्मूला बना एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है √k/m। ये भी हमें याद करना है। एक तो एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बना, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारा कैलकुलेट हो चुका है -ω²x, और ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक दूसरा फार्मूला भी निकल कर आ गया है कितना? √k/m। अगर मैं आगे बढ़ूं, थोड़ा और ध्यान देना, ये जो पार्टिकल हमारा SHM कर रहा है ना, उसका इक्विलिब्रियम पोजीशन जनरली क्या होता है? x इज इक्वल टू 0। अच्छा मैं पूछूं x इज इक्वल टू अगर 0 है तो वहां रिस्टोरिंग फोर्स तो 0 था, तो एक्सेलरेशन भी कितना बनकर आ गया है यहाँ पे? 0। इसके बाद में ये हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी x इज इक्वल टू +a,
ये हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम यानी x इज इक्वल्स टू माइनस ए। अच्छा अगर मैं पूछूं पॉजिटिव एक्सट्रीम x इज इक्वल्स टू प्लस ए पे एक्सेलरेशन क्या होगा, तो x को a पुट करें तो मुझे लग रहा है एक्सेलरेशन का अगर मैं मैग्नीट्यूड लिखूं तो रहेगा ओमेगा स्क्वायर ए, और माइनस ए बता रहा है कि डायरेक्शन क्या होगा एक्सेलरेशन का, इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ रहेगा। और ये जो एक्सेलरेशन है एक्सट्रीम पोजीशन पर क्या रहेगा, मैक्सिमम। चाहे वो पॉजिटिव एक्सट्रीम पर निकालें एक्सेलरेशन या नेगेटिव एक्सट्रीम पर निकालें, तो मैक्सिमम एक्सेलरेशन का फार्मूला हम लोग डायरेक्टली भी याद कर सकते हैं। क्या फार्मूला है, ओमेगा स्क्वायर ए। तो फार्मूला याद करने के नाम पर मैं एक फार्मूला और याद कर सकता हूं आज के बाद में, कि मैक्सिमम एक्सेलरेशन एसएचएम कर रहे पार्टिकल का क्या होता है। तो अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसका मैक्सिमम एक्सेलरेशन होगा ओमेगा स्क्वायर ए। अच्छा ये माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है कि एक्सेलरेशन का डायरेक्शन डिस्प्लेसमेंट के अपोजिट है। अच्छा ये जो फार्मूला है ना, ए इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, इसमें एक्स कुछ भी नहीं हो सकता, एक्स हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम यानी माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही कुछ ना कुछ रहेगा। मैं एक काम और करता हूं, एक्सेलरेशन का अगर फार्मूला आ चुका है तो मैं एक्सेलरेशन का, अगर हम लोगों ने एक्सेलरेशन का फार्मूला निकाल लिया है तो मैं क्या चाहता हूं, एक्सेलरेशन का ग्राफ बनाए। अच्छा ग्राफ बताना कहां से कहां में बनेगा, तो ग्राफ हमारा माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही बनना है। जब भी ग्राफ बनाना हो हम लोग क्या चेक करते हैं, पावर ए का पावर 1 एक्स का पावर 1 ग्राफ कैसा, स्ट्रेट लाइन। यहां मैं कंपेयर करूं ए का पावर 1 एक्स का पावर 1 ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन। और अगर स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसको कंपेयर करते हैं, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। स्लोप हमारा कितना आ गया, माइनस ओमेगा स्क्वायर, सी कितना आ गया, जीरो। अच्छा सी जीरो आने का मतलब, वाई इंटरसेप्ट जीरो आने का मतलब क्या, ग्राफ कहां से पास करेगा, ओरिजिन से। और स्लोप नेगेटिव आने का मतलब है एंगल क्या बनेगा, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस से ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो हमारा ग्राफ ऐसा कुछ बनना चाहिए। ऐसा कुछ हमारा एक्सेलरेशन का ग्राफ बनेगा। ये हमारा पॉजिटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन है कितना, ओमेगा स्क्वायर है, या नेगेटिव डायरेक्शन में मैक्सिमम एक्सेलरेशन है कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर ए। ये हमने एक्सेलरेशन का फार्मूला निकाला, कहाँ मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम एक्सेलरेशन का क्या फार्मूला होगा वो सब देखा। यहाँ फार्मूले के नाम पे हमने क्या याद किया, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, एसएचएम करे पार्टिकल का एक्सेलरेशन होगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एंगुलर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, अंडर रूट के बाई एम, या मैक्सिमम एक्सेलरेशन कितना होगा, ओमेगा स्क्वायर इंटू ए। नेक्स्ट आगे बढ़े, नेक्स्ट टर्म हमें क्या डिफाइन करना है, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ध्यान देना, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल हम लोग निकालें तो अभी हमने एक्सेलरेशन निकाला है, एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बनकर आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स। अभी जस्ट हमने एक्सेलरेशन निकाला, क्या बनकर आया है, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। एक्सेलरेशन का हम लोगों ने एक फार्मूला पढ़ा होगा मैकेनिक्स में, क्या फार्मूला था, वी डी वी बाई डी एक्स। ये बन गया माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स। वी डी वी कितना बनकर आ जाएगा, तो तुम कहोगे सर हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स डी एक्स। हमें वेलोसिटी अगर चाहिए तो क्या करना होगा, इंटीग्रेशन। अच्छा बताना x का वैल्यू कहां से कहां होगा, तो तुम कहोगे सर x का वैल्यू जो है ना माइनस ए से प्लस ए के बीच में रहेगा। ध्यान देना, x का वैल्यू माइनस ए से प्लस ए के बीच में रहेगा। तो देखते रहे, मैं मान लेता हूं जब हमारा x इज इक्वल टू जीरो है। अच्छा बताना x इज इक्वल्स टू अगर जीरो हो, या ऐसे देखो जीरो पे तो हमें वेलोसिटी नहीं पता, पता है मैक्सिमम होगा पर नहीं पता है। मैं कहूँ पॉजिटिव एक्सट्रीम या नेगेटिव एक्सट्रीम, मान ले एक्स इज इक्वल टू ए है, एक्स इज इक्वल टू ए पे हमारा वेलोसिटी कितना होगा, तो तुम कहोगे सर एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो, और जब पोजीशन एक्स है तब का वेलोसिटी में निकालना चाह रहा हूँ। देखते रहना, v का पावर 1 है, इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई टू, लोअर लिमिट जीरो अपर लिमिट v, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कितना होगा, एक्स स्क्वायर बाई टू। ठीक है, ये डिवाइड बाई टू यहाँ का और यहाँ का कट जाएगा, लिमिट पुट करो हो गया वी स्क्वायर माइनस जीरो, यहाँ पुट करें तो हो गया एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ध्यान देना, माइनस के अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो वी स्क्वायर हमारा आ गया है ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फार्मूला हमने प्रूफ करके देख लिया। या अगर मुझे निकालना है ना, मैं कहूँ वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फार्मूला क्या आएगा, तो वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फार्मूला आ गया है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर।
वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फार्मूला, जैसे एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल का फार्मूला क्या बनकर आया था, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, ठीक इसी तरीके से वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फार्मूला बनकर आया ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं पूछूं यहाँ एक्स है क्या, तो एक्स हमारा बार बार मैं बोल रहा हूँ कि माइनस ए से प्लस ए के बीच में ही रहेगा। अब अगर पार्टिकल एसएचएम कर रहा तो इसके वेलोसिटी के बारे में जरा चेक करो। ये इक्विलिब्रियम पोजीशन यानी x इज इक्वल टू 0, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम यानी x इज इक्वल्स टू प्लस ए, ये नेगेटिव एक्सट्रीम यानी x इज इक्वल्स टू माइनस ए। हर जगह चेक करना, पहले मैं एक्सट्रीम पर चेक करूं, x को प्लस ए माइनस ए कुछ भी रखो, यानी एक्सट्रीम पोजीशन पर हमें पहले भी थ्योरेटिकली पता था, फार्मूले से भी आ गया कि एक्सट्रीम पोजीशन पर वेलोसिटी कितना रहेगा, 0। अच्छा बताना, इक्विलिब्रियम यानी x को 0 पुट करें तो वेलोसिटी क्या आएगा, वेलोसिटी राइट भी हो सकता है, लेफ्ट भी हो सकता है, और ये इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम है और है कितना, ओमेगा ए। तो आज के बाद में मैं याद भी कर लूंगा हमारा मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला कितना होता है, ओमेगा इंटू ए। अगर पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, ओमेगा ए। और ये मैक्सिमम वेलोसिटी आ कहाँ रहा है, एट इक्विलिब्रियम पोजीशन, एक्सट्रीम पर वेलोसिटी 0, इक्विलिब्रियम पोजीशन पर वेलोसिटी मैक्सिमम, और वो मैक्सिमम वेलोसिटी रहेगा कितना, ओमेगा इंटू ए। मैं एक बात और देख पा रहा हूं, अच्छा वेलोसिटी का डायरेक्शन हमें आइडिया है ना, कहीं भी हो सकता है, वो तो हमने थ्योरी में डिस्कस किया है। आखिरी काम, जैसे अभी थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ बनाया था ना, थोड़ी देर पहले हमने ग्राफ बनाया किस किस में, एक्सेलरेशन और एक्स में, ठीक उसी तरह मैं एक्सेलरेशन का मैं दोबारा से ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, किसके किसके बीच में, तो एक वेलोसिटी का और पोजीशन के बीच में ग्राफ। अच्छा, जब भी ग्राफ बनाना हो तो इक्वेशन डील करते हैं ना, देखो मैं इक्वेशन कह रहा हूँ, हमारे पास में बताना वेलोसिटी का इक्वेशन क्या आया है, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर। वी और एक्स में अगर ग्राफ बनाना है तो पहले मैं अंडर रूट खत्म करो, अंडर रूट कैसे खत्म होगा, होल स्क्वायर कर दो, तो वी स्क्वायर कितना आ गया, ओमेगा स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस का ओमेगा स्क्वायर से यहाँ डिवाइड अगर मैं कर दूं तो देखना क्या बना, वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस एक्स स्क्वायर को इधर ले आऊं तो वी स्क्वायर बाई ओमेगा स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर से भी डिवाइड अगर कर दूं तो वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। अब ये ग्राफ देखकर मैं पूछूं, ये इक्वेशन देखकर कैसा ग्राफ है, तुम कहोगे सर v का पावर 2 है, x का पावर 2 है, दोनों का कॉफिशिएंट सेम नहीं है और दोनों प्लस में है, तो ग्राफ अगर सेम होता कॉफिशिएंट तो सर्कल सेम नहीं है और प्लस है तो इलिप्स, यानी हमारा जो ग्राफ बनेगा वो कैसा ग्राफ बनने वाला है, इलिप्टिकल ग्राफ बनेगा, इलिप्स बनेगा। तो अगर मैं ग्राफ बनाऊं भी, मैं कहूं v और x के बीच में ग्राफ बनाओ, तो हमारा ग्राफ ऐसे कुछ इलिप्टिकल पाथ का बनना चाहिए, ऐसे। ये हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम यानी माइनस ए जहां वेलोसिटी 0, ये पॉजिटिव एक्सट्रीम प्लस है जहां वेलोसिटी 0, ये इक्विलिब्रियम पोजीशन जहां पर वेलोसिटी दोनों डायरेक्शन में होगा, प्लस और माइनस पर कितना होगा, पॉजिटिव डायरेक्शन में ओमेगा ए वेलोसिटी, नेगेटिव डायरेक्शन में माइनस ओमेगा ए। ये हमने वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल देखा, उसका ग्राफ बनाया, और जो जो इन्फॉर्मेशन मुझे याद करना चाहिए था वो सभी इन्फॉर्मेशन हमने याद किया, और वेलोसिटी ऑफ फार्मूला, वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल का फार्मूला हमने याद किया है ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये हमारे पार्टिकल के वेलोसिटी का फार्मूला बनकर आ गया है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्म देखते हैं क्या है। अब अगर पार्टिकल का वेलोसिटी आ गया है, तो जब कोई पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, कोई भी इक्वेशन में दे दूं और ये पूछूं कि जरा बताओ ये पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन करेगा नहीं, इक्वेशन देखकर, तो वो इक्वेशन को हम लोग कैसे चेक करेंगे, अगर वो इक्वेशन डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन को सेटिस्फाई कर गया तो उसे हम लोग क्या नाम कह देंगे कि वो हमारा जो इक्वेशन है पार्टिकल का वो क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है। अब सवाल ये उठा कि डिफरेंशियल इक्वेशन का मतलब, हम एसएचएम कर रहे पार्टिकल का अगर कोई इक्वेशन डिफरेंशिएशन के फॉर्म में लिख पाए ना, तो वही इक्वेशन हमारा क्या होगा, डिफरेंशियल इक्वेशन बनने वाला है। अब जरा बताना, थोड़ी देर पहले हमने एक्सेलरेशन निकाला कितना, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, एक्सेलरेशन का एक फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा होगा d2x बाई dt2, देखते रहे आगे हमारा। तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक पार्टिकल हमारा क्या बना है, d2x बाई dt2 प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 0। तो अगर कोई भी डिस्प्लेसमेंट का मैं इक्वेशन दूं ना, और अगर मैं पूछूं क्या ये सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन है या नहीं है, तो अगर वो इसको सेटिस्फाई किया, इसको सेटिस्फाई करने का मतलब क्या है,
उसका पहले dx बाई डी टी निकालना, फिर d2x बाई डी टी टू निकालना, और अगर d2x बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो जैसा फॉर्म बना तो वो इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होगा। और ये से हम लोग क्या नाम देते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन हमारा क्या बना है, तो डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है d2x बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। सॉरी, ठीक है ना। अब डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया तो मैं डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालना चाह रहा हूं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन के डिस्प्लेसमेंट का सॉरी एक मिनट, हाँ ध्यान दें, हमने डिफरेंशियल इक्वेशन क्या निकाला, तो हम लोगों ने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला है d2x बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू जीरो। अब अगर कोई भी इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट का इसको सेटिस्फाई कर गया ना, इस रिलेशन को, तो वो इक्वेशन क्या बन जाएगा, डिफरेंट सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन होगा। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन में डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन निकालना चाह रहा हूँ टाइम के फॉर्म में, वेलोसिटी का इक्वेशन टाइम के फॉर्म में, ये सब आ रहा है, आराम से देखना, मैं प्रूफ कर करके दिखा रहा हूँ। हाँ देखना, सबसे पहले मैं पूछूं, हमने वेलोसिटी, चलो मैं डेरिवेशन बता रहा हूँ, आराम से देखना। वेलोसिटी का भी फार्मूला निकाला ना, ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। मैं डिफरेंशियल इक्वेशन जो आया है ना d2x बाई डी टी टू प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो, उसको डायरेक्टली भी सॉल्व कर सकता हूँ, पर 12th के लेवल में हमें सेकंड ऑर्डर का डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना नहीं पढ़ाया जाता है, वो हायर स्टडी में बीटेक वगैरह में सॉल्व करते हैं। वो कैसे करते हैं, वो होमोजीनियस इक्वल टू जीरो है ना, तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका है CF निकाल लो, अगर वहाँ नॉन होमोजीनियस होता तो CF और PI दोनों निकालते, वो हम लोग हायर स्टडी में करते हैं। पर अभी मैं जितना हमें इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का आइडिया है उससे मैं कोशिश कर रहा हूं एसएचएम कर रहे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ इक्वेशन निकालो। बताना वेलोसिटी का पोजीशन के साथ इक्वेशन अभी हमने प्रूव करके निकाला, कितना आया है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान देना, हमें पोजीशन का इक्वेशन चाहिए ना, तो वेलोसिटी का इक्वेशन होता है dx बाई dt। आराम आराम से देखना, एक लाइन में प्रूफ होगा। इसको इधर ले आओ, इसको इधर, तो ध्यान देना, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर, इंटीग्रेशन ना, वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये सब मैथ वालों को ज्यादा समझ में आएगा। अब इसे इंटीग्रेट कर दे तो मुझे लग रहा है डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ इक्वेशन आ जाएगा। अब देखते रहना, ध्यान देना क्या है, जब टाइम जीरो है तो मान लिया हम कहाँ से एसएचएम स्टार्ट करें, इक्विलिब्रियम, तो हमारा पोजीशन में मान लेता हूँ क्या है, x इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, क्या टाइम जीरो हो तो पोजीशन जीरो होना जरूरी है? नहीं, पोजीशन कुछ भी हो सकता है। अच्छा, मैं जनरल केस मान लूँ क्या, चलो मान ही लेता हूँ, जब टाइम जीरो तो हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकता है, कुछ भी। तो मैं मान लेता हूँ जब टाइम जीरो है तो हमारा डिस्प्लेसमेंट, हमारा जो पोजीशन है वो एक्स नॉट, यानी मैं इक्विलिब्रियम जो है ना, यानी अगर मैं यहाँ दिखाऊं, यह हमारा x इज इक्वल टू जीरो इक्विलिब्रियम, यह हमारा पॉजिटिव एक्सट्रीम x इज इक्वल टू प्लस ए, यह हमारा नेगेटिव एक्सट्रीम x इज इक्वल टू माइनस ए। मैं कह रहा हूं t इज इक्वल टू जीरो पे क्या यह कंपलसरी है कि पार्टिकल इक्विलिब्रियम पे ही रहे? नहीं, कहीं भी रह सकता माइनस ए से प्लस ए में ना। तो चलो मैं मान लेता हूं हमारा पार्टिकल x इज इक्वल टू कहाँ है, x नॉट पे है, किस टाइम पे, t इज इक्वल टू जीरो, जब हमारा ऑसिलेशन स्टार्ट हो रहा है तब। और जब टाइम t हो गया है ना, तब मैं मान लेता हूं इसका पोजीशन क्या है, x। अब इसको इंटीग्रेट करना, देखना, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, मैथ वालों की इंटीग्रेशन याद होगा, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए, ये सब मैथ्स का इंटीग्रेशन है। 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन होता है साइन इनवर्स x बाई ए, लोअर लिमिट x नॉट अपर लिमिट x, यहाँ ओमेगा कांस्टेंट है, बाहर 1 है, 1 का इंटीग्रेशन t, लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट t। इसे सॉल्व कर रहा हूं मैं, देखना फार्मूला भी प्रूफ होगा। अब एक काम करते हैं, लिमिट रखें तो क्या बनेगा, साइन इनवर्स x, अपर लिमिट रखो x बाई ए, माइनस साइन इनवर्स x की जगह x नॉट बाई ए इज इक्वल्स टू ओमेगा t माइनस जीरो, यानी ओमेगा t। देखते रहना, इस साइन इनवर्स x नॉट वाले को इधर ले आओ, तो साइन इनवर्स x बाई ए
ये माइनस वाला टर्म इधर आया प्लस। अच्छा ये साइन इनवर्स एक्स नॉट, साइन इनवर्स अगर पढ़ा आईटीएफ पढ़ा हो ना मैथ्स वालों ने, तो ये एक तरीके का एंगल है। अब ये साइन इनवर्स कोई ना कोई एंगल है ना, ये कौन सा एंगल है? ये एंगल बता रहा है कि पार्टिकल इनिशियली था कहाँ, जिसे हम लोग ईमानदारी से इनिशियल फेज कहते हैं। तो जब जिसको इनिशियल फेज कह रहे हैं ना, तो इस पूरे टर्म को मैं क्या लिख सकता हूँ, फाई लिख सकता हूँ। अगर मैं इनिशियल, ये जो आया एंगल ना, इस इनिशियल फेज को मैं फाई लिख दूं, तो ये फाई लिख दे। फाई मैंने किसको माना है, साइन इनवर्स एक्स नॉट बाई ए। साइन इनवर्स इधर ले आओ तो क्या बना, एक्स बाई ए इज इक्वल्स टू, साइन इनवर्स इधर आएगा तो x इज इक्वल टू क्या फार्मूला आ गया है, ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा बताना, अगर यही पार्टिकल x इज इक्वल टू जीरो से ऑसिलेशन स्टार्ट करता तो x नॉट का वैल्यू कितना हो जाता, जीरो। x नॉट जीरो होता तो साइन इनवर्स जीरो कितना हो जाता, जीरो। तो ये वाला टर्म 5 नहीं आ रहा होता। लेकिन अगर ये रैंडम जनरल पोजीशन से स्टार्ट करे, तो कभी भी कोई पार्टिकल ऑसिलेशन जनरल पोजीशन से एसएचएम स्टार्ट करे, तो उसके एसएचएम का टाइम पीरियड के साथ वेरिएशन क्या निकल कर आया है, x इज इक्वल्स टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। आज के बाद मैंने ये प्रूव करके भी दिखा दिया है। मुझे याद होना चाहिए, डेरिवेशन याद रहे ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमें फार्मूला रटा होना चाहिए। अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है ना, तो सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन क्या फार्मूला बनकर आया है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। और हमें थोड़ा थोड़ा आइडिया लग गया ये 5 हमारा क्या है, इनिशियल फेज, जो इनिशियल पोजीशन को बता रहा होगा कि बेसिकली इनिशियली पार्टिकल कहां से ऑसिलेशन या एसएचएम स्टार्ट कर रहा है। ये हो गया ठीक है। और ये इक्वेशन देख के मैं बहुत प्यार से कह सकता हूँ ना, ये जो पार्टिकल है ये कैसा है, हार्मोनिक मोशन। क्योंकि हार्मोनिक के लिए कंडीशन था एम्पलीट्यूड आना चाहिए कांस्टेंट, फेज आना चाहिए, और फेज में जो ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो कांस्टेंट आना चाहिए, साइन या कॉस का फंक्शन आना चाहिए, ये सब आ रहा है। तो मैं इक्वेशन देख के अब कह भी सकता हूँ ज्यादा आसानी से, मैथमेटिकली भी बोल सकता हूँ ये किसका इक्वेशन है, सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहे पार्टिकल के डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन है। आगे बढ़िए देखें, ये हमने डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन निकाला है। अच्छा डिस्प्लेसमेंट का टाइम के साथ वेरिएशन का क्या फार्मूला बनकर आया है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। अगर मैं बात करूं वेलोसिटी निकालना, अच्छा अगर डिस्प्लेसमेंट पता हो तो वेलोसिटी का फार्मूला होता है dx बाई dt। इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं ना, देखना क्या बनेगा, साइन का डिफरेंशिएशन कॉस ओमेगा टी प्लस 5, चैन रूल लगाओ, ओमेगा बाहर आ जाएगा, टी का 1, 5 कांस्टेंट है 0। तो देखो ओमेगा ए थोड़ी देर पहले मैक्सिमम वेलोसिटी था ना, तो v इज इक्वल टू वी नॉट कह दे या मैक्सिमम वेलोसिटी कह दो। ये मैक्सिमम वेलोसिटी का फार्मूला भी आ गया ओमेगा टी प्लस 5। और हमने क्या प्रूव कर दिया, अगर हमारा पार्टिकल एसएचएम कर रहा हो तो इसका वेलोसिटी का फार्मूला है वी नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा वहां अगर साइन में डिस्प्लेसमेंट अगर साइन में है, वेलोसिटी भी साइन में लिखना चाहे तो क्या होगा, तो होता है साइन, देखो साइन 90 प्लस, 90 प्लस या माइनस में साइन क्या हो जाता है, कॉस हो जाएगा, और 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट है, साइन प्लस रहता है, तो ये हमारा ये हो गया कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसको ऐसे भी लिख लिया। और हम ये भी देख पा रहे हैं ना, हमारा जो वेलोसिटी का फेज है वो डिस्प्लेसमेंट के फेज से पाई बाई 2 आगे है, यानी वेलोसिटी इज अहेड ऑफ पाई बाई 2 बाई, अहेड ऑफ पाई बाई 2 फ्रॉम, किससे अहेड है, डिस्प्लेसमेंट से। ये हमारा वेलोसिटी आ गया। वेलोसिटी अगर ये निकल कर याद करना है, कुछ नहीं निकालना आना चाहिए, सिर्फ डिस्प्लेसमेंट हमने याद किया। अब मैं एक्सेलरेशन निकालूं, तो वेलोसिटी अभी हम लोगों ने निकाला कितना, v नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अभी वेलोसिटी निकालना है ना, v नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस 5। अच्छा अगर एक्सेलरेशन निकालना है, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला dv बाई dt। इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ध्यान देना, v नॉट है कांस्टेंट है बाहर, कॉस का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, चैन रूल लगाएंगे, ओमेगा बाहर आएगा, टी का डिफरेंशिएशन 1, 5 कांस्टेंट है 0। ये क्या आ गया, मैक्सिमम एक्सेलरेशन, जिसको लिखते हैं a इज इक्वल्स टू माइनस ए नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। और ये माइनस आने का मतलब जो एक्सेलरेशन है ना, वो डिस्प्लेसमेंट से कितना एंगल आगे होगा, कितना आगे फेज आगे होगा, पाई। तो ये रिजल्ट हमें 3 रिजल्ट समझ में आ गया, एक दो रिजल्ट। पहला वेलोसिटी इज ahead of displacement by पाई बाई 2, यानी वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट से पाई बाई 2 आ गया है। ऐसे एक्सेलरेशन जो है वो डिस्प्लेसमेंट से कितना आगे है, तो एक्सेलरेशन मुझे डिस्प्लेसमेंट से माइनस आने का मतलब लैग करता हुआ दिख रहा है कितना, पाई। या अहेड कर दो, देखिए एक्सेलरेशन इज
अहेड ऑफ डिस्प्लेसमेंट बाई पाई बाई टू। इसी तरह अगर मैं ऑब्जर्वेशन देख के बोलूं कि एक्सेलरेशन इज अहेड ऑफ वेलोसिटी बाई, अरे यहाँ पाई में होगा, यहाँ वेलोसिटी से डिस्प्लेसमेंट से कितना है पाई, और वेलोसिटी से कितना रहेगा आगे, ठीक है ना। तो ये हमने पोजीशन का इक्वेशन, पोजीशन का टाइम के साथ इक्वेशन क्या निकाला, डिस्प्लेसमेंट का, एक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और ये वेलोसिटी और एक्सेलरेशन निकाला, और फेज वगैरह में कितने डिफरेंस है वो देख लिया। एक छोटा सा टॉपिक, लास्ट टॉपिक है फेजर डायग्राम। इस चैप्टर में तो है इंपॉर्टेंट, लेकिन इस चैप्टर से ज्यादा एसी वगैरह में ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, फेजर डायग्राम वगैरह बनाना। फेजर डायग्राम क्या है, अभी हमने देखा है ना, जब कभी भी कोई हार्मोनिक इक्वेशन आए, कोई साइनोसोडियल वेरिंग इक्वेशन आ जाए, तो साइनोसोडियल वेरिंग इक्वेशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करके भी सॉल्व किया जा सकता है, और किसी भी साइनोसोडियली वेरिंग इक्वेशन का वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही क्या कहलाता है, फेजर डायग्राम कहलाएगा। फेजर डायग्राम क्या होगा, एक बार दोबारा सुनो। जैसे अभी हमने डिस्प्लेसमेंट निकाला, कितना आया था, ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, और तो कोई भी साइनोसोडियली वेरिंग इक्वेशन हो ना, किसी भी साइनोसोडियली वेरिंग इक्वेशन का अगर मैं वेक्टर रिप्रेजेंटेशन बनाकर वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके सॉल्व करूं, तो ऐसे साइनोसोडियल इक्वेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं, फेजर डायग्राम कहेंगे। फेजर डायग्राम है क्या, वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ साइनोसोडियल इक्वेशन। अब सवाल उठा, जैसे अभी हमने एक इक्वेशन निकाला है, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। अब अगर इसको मुझे वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देना है, तो वेक्टर में तो मुझे पता है मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होता है। तो मैग्नीट्यूड कैसे बनाएंगे वेक्टर में, डायरेक्शन कैसे क्लियर करेंगे, तो मैं कह रहा हूं इस साइनोसोडियल इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड है वही वेक्टर का क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड, और जो ये फेज है ना वही वेक्टर का क्या हो जाएगा, डायरेक्शन। यानी मेरे कहने का मतलब है एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसोडियल इक्वेशन जो है, एम्पलीट्यूड ऑफ साइनोसोडियल इक्वेशन जो है ना, वही क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। और अगर मैं बात करूं फेज ऑफ साइनोसोडियल एक्सप्रेशन या इक्वेशन जो है ना, फेज ऑफ साइनोसोडियल इक्वेशन जो है, ये हमारा क्या हो जाएगा, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर। आगे इन पे क्वेश्चंस वगैरह होंगे तो देख लेंगे। जैसे इसको अगर मैं दिखाऊं, तो इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए, और ये जो डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन का फेज कितना है, ओमेगा टी प्लस फाइव। ये हमने फेजर डायग्राम भी बनाकर देख लिया। अब आगे हमें न्यूमेरिकल स्टार्ट करना है। एक मिनट में सुन लो आज हमने क्या क्या पढ़ा। तो आज सबसे पहले हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन का क्लासिफिकेशन किया कि दो टाइप के हैं, लीनियर और एंगुलर। हमने मेनली क्या पढ़ा है, लीनियर एसएचएम। लीनियर एसएचएम के जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, एम्पलीट्यूड क्या होता है, इक्विलिब्रियम क्या होगा, रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, वन साइकिल क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, इन सब के फार्मूलाज देखे। फिर हमने क्या निकाला है, इसके बाद में हमने सॉल्व करके निकाला हुआ है कि अगर कोई भी पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन कर रहा है तो उसके डिस्प्लेसमेंट का क्या इक्वेशन होगा, x इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल निकाला पोजीशन के फॉर्म में, एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल निकाला पोजीशन के फॉर्म में, पोजीशन या डिस्प्लेसमेंट निकाला है एसएचएम करे पार्टिकल का टाइम के फॉर्म में, उसको डिफरेंशिएट करके वेलोसिटी आएगा, उसको डिफरेंशिएट करके एक्सेलरेशन का एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा। और लास्ट में हमने फेजर डायग्राम बनाना सीखा। फेजर डायग्राम हम लोग किसका बनाते हैं, तो फेजर डायग्राम हम लोग किसी भी साइनोसोडियल इक्वेशन, वो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन हो, एसी में करंट, वोल्टेज, पावर, इन सब के इक्वेशन आएगा, कोई भी एक साइनोसोडियल इक्वेशन आए ना, उसका वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ही हमारा क्या होगा, फेजर डायग्राम। वेक्टर रिप्रेजेंटेशन करते कैसे हैं, तो उस साइनोसोडियल इक्वेशन का जो एम्पलीट्यूड होगा वो वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और जो फेज हो वेक्टर का क्या बन जाएगा, डायरेक्शन। ठीक है, अगली क्लास से हम लोग जो आज ये फार्मूलाज देखे हैं उन पर न्यूमेरिकल करेंगे। ओके, थैंक यू।